हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का एक सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जनरली इनिशियली डिफाइन किया गया था एक जनरल फार्मूले के थ्रू, दैट इज़ CxH2O का होल वाई, जहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू y। तो बेसिकली ये फार्मूला स्टार्टिंग में दिया गया था और बोला गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब जो कार्बन के हाइड्रेट्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ऐसा इनिशियली कहा जाता था। ठीक है, एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए गए, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और उसको हम इस जनरल फार्मूले में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं C6H2O का होल 6। इज इट क्लियर। इसी तरीके से सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, और इसको अगर हम जनरल फार्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं C12H2O का होल 11। इज इट क्लियर। इसी तरीके से सेलुलोज का फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल n, क्योंकि ये एक पॉलीमर होता है, नेचुरल पॉलीमर, इसलिए यहाँ पर इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। और इसको अगर मैं इस जनरल फार्मूले में डिफाइन करूँ तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं C6H2O का होल 5। इनमें सभी में आप देखेंगे तो ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये सभी इस जनरल फार्मूले को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए, ये सारे के सारे इस जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं और फिर भी इस फार्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हुए भी इस जनरल फार्मूले को फॉलो नहीं करते हैं। इज इट क्लियर। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है SCHO, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, ये एक एल्डिहाइड है, नॉर्मल सा एल्डिहाइड है, तो भी ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए C1H2O का होल 1, जहाँ पर x इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, और हमने पढ़ा था x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू वाई। इसी तरीके से एसिटिक एसिड तो आप जानते ही होंगे। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है, और इस फार्मूले को अगर मैं इस जनरल फार्मूले में डिफाइन करूं तो इसको हम लिख सकते हैं C2H2O का होल ट्वाइस। इसी तरीके से लैक्टिक एसिड है, इसको भी हम लिख सकते हैं C3H2O का होल 3। ये सभी इस जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। इज इट क्लियर। और जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी हैं जो कि इस जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, जैसे 2-डीऑक्सीराइबोस, तो C5H10O4। और इसको अगर आप देखेंगे तो इसको आप किसी भी तरीके से जनरल फार्मूले में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से रैमनोज की अगर हम बात करें तो ये भी जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो बेसिकली जब ना तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करता है, और बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कि इस फार्मूले को सेटिस्फाई करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं, तो फिर ये तो फार्मूला बेकार हो गया। तो बेसिकली ये डेफिनीशन नहीं हो सकती। हाँ, जनरल फार्मूला बताया जा सकता है लेकिन इनिशियली, ठीक है, फाइनल जब हम डिस्कस करते हैं तो ये फार्मूला भी किसी काम का नहीं है। हाँ, बेसिक बेसिक कंपाउंड्स को ज़रूर ये फॉलो करता है, लेकिन थोड़ा भी कंपाउंड अगर कॉम्प्लेक्स हो गए तो फिर ये फार्मूला फॉलो नहीं करता। तो बेसिकली फिर हम कैसे डिफाइन करें कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या। तो देखिए, एक डेफिनीशन लिखता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है अ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके पास मोर देन 1 OH ग्रुप हो। ठीक है, हैज़ एल्डिहाइडिक और अ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, आइदर अ फ्री और एज अ हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल, हेमी कीटल फॉर्म आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, देखिए मैं क्या इसमें लिखा हुआ है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है कि पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड
देखिए ग्लूकोज का एग्जांपल अगर हम लें तो ये ग्लूकोज लिखा हुआ है आपके सामने। अब इस ग्लूकोज में देखिए क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, देखिए क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, ठीक है। क्या इसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, देखिए CHO ग्रुप। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का ही, ये ग्लूकोज का ही एक हावर्थ प्रोजेक्शन डायग्राम लिखा गया है, ठीक है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। ये भी ग्लूकोज ही लिखा हुआ है, ठीक। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, लेकिन ये एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन नहीं करता, लेकिन इसमें हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि हेमी एसिटल क्या होता है। तो एक्चुअली देखिए अगर कहीं पर R H OH एंड OR हो तो इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल, ठीक है। और अगर कहीं पर RCROHOR हो तो इसको हम बोलते हैं हेमी कीटल। और अगर कहीं पर RCHOR हो तो इसको हम बोलते हैं कीटल। और अगर कहीं पर RCHOR एंड OR हो तो इसको हम बोलते हैं एसिटल, ठीक है। अगर ये जैसे कार्बन है तो ये कार्बन से R और H जुड़ा हो, जैसे ये R है और ये H है, ठीक है। तो ये पार्ट होता है एल्डिहाइड का, ठीक है। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तब हेमी एसिटल या फिर एसिटल बनते हैं। तो देखिए अगर कहीं पर C से जुड़ा हुआ डायरेक्ट R हो और H हो, एक तरफ OH लगा हो और एक तरफ OR लगा हो, देखिए यहाँ पर OH लगा है और OR लगा है, तो ये क्या हो गया, हेमी एसिटल। और अगर दोनों तरफ OR लगे हों तो ये हो जाएगा एसिटल। देख लीजिए दोनों तरफ OR और OR लगे हैं तो ये क्या हो गया, एसिटल। और यहाँ पर R और H क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये एल्डिहाइड का पार्ट है, इसलिए हमने इसको लिख दिया एसिटल। अब अगर दोनों तरफ R लगे हों, देखिए दोनों तरफ अगर R लगे हों तो इस ये हो गया कीटोन का पार्ट, मतलब या तो ये हेमी कीटल होगा या तो कीटल होगा, ठीक है। तो हेमी कीटल कब होगा, जब जो है इसमें एक OH और एक OR लगा हो तो ये हो जाएगा हेमी कीटल, ठीक है। और कीटल कब होगा, जब दोनों तरफ OR लगे हों। इज इट क्लियर। तो ये हेमी कीटल, हेमी एसिटल और एसिटल होते हैं। तो अब जैसे ये हावर्थ प्रोजेक्शन डायग्राम में हम ये खोजने की कोशिश करते हैं कि ये एसिटल है, कीटल है, हेमी कीटल है, हेमी एसिटल है, क्या है ये। तो सबसे पहले C1 कार्बन पर अगर हम देखें, ये हमारा C1 कार्बन है, ठीक है। ये C1 कार्बन है और इस C1 कार्बन से अगर हम जाएं तो देखिए ये मिल गया आपको H, इज इट क्लियर। और ये मिल गया आपको R। इसका मतलब ये एल्डिहाइड का पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि ये ग्लूकोज ही लिखा हुआ है और ग्लूकोज क्या है, एल्डिहाइड है। तो मतलब आपको समझ आ गया कि ये एल्डिहाइड का पार्ट है। और यहाँ से भी आपने देख लिया कि एक तरफ H लगा हुआ है और एक तरफ R लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। अब एल्डिहाइड में एसिटल है या हेमी एसिटल है, तो इसके लिए अगर दोनों तरफ OR लगा हो तो एसिटल, और एक तरफ OR और एक तरफ OH लगा हो तो इसका मतलब हेमी एसिटल, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस साइड जाइए, ये देखिए ये मिल गया OR, ठीक है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो ये मिल गया OH, इसका मतलब क्या है, ये हेमी एसिटल है, ठीक है। समझ आ गई बात। अब फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो ये कीटोन है, ठीक है। और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, देखिए बहुत सारे OH लगे हुए हैं और कीटोन है, तो इसका मतलब ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में अब मैंने आपको बोला कि इसका ये हावर्थ प्रोजेक्शन डायग्राम बना है, और इस वाले कार्बन पर अगर हम गए तो आपको ये देखना है कि
ये देखिए यहाँ से अगर मैं इस साइड जाऊँ तो ये मिल गया हमको आर, और इधर से इस साइड जाऊँ तो भी मिल गया हमको क्या, आर। मतलब ये कीटोन का पार्ट है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी का ही ये बना हुआ है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कीटोन ही होगा। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि ये कीटोन है। अब ये कीटल है या हेमी कीटल है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों तरफ ओ आर लगे हैं इसका मतलब ये क्या है, कीटल है। और अगर एक तरफ ओ एच और एक तरफ ओ आर लगा है इसका मतलब क्या है, ये हेमी कीटल है। तो देखो यहाँ से गए तो देखो मिल गया ओ एच, और यहाँ से गए तो मिल गया क्या, ओ आर। इसका मतलब क्या है, ये हेमी कीटल। बोलो क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं कि कोई भी कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड दैट कंटेन एल्डिहाइडिक कीटोनिक फंक्शन ग्रुप आइदर फ्री फॉर्म और हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल और हेमी कीटल फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या सभी को डेफिनेशन समझ आ गई कार्बोहाइड्रेट्स की? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है, सैकराइड्स बोलते हैं। ये एक तरीके से शुगर होती हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन इसका पढ़ते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर अगर इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। अच्छा, ये मोनोसैकेराइड्स क्या है, तो मोनोसैकेराइड्स ऐसे होते हैं जिनका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, मतलब ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। इज इट क्लियर? समझ आ रही बात सभी को? ठीक, मतलब कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड इनटू अ सिंपलर यूनिट, मतलब इससे अब सिंपल नहीं हो सकता, मोनोसैकेराइड्स हो जाएगा। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होगा, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो 2 से 10 यूनिट, मतलब 2 से लेकर के 10 यूनिट तक मोनोसैकेराइड्स अगर आपको मिल जाएं, सिंपल यूनिट में कन्वर्ट हो जाए हाइड्रोलिसिस करने के बाद, तो ओलिगोसैकेराइड्स बोलेंगे इनको। अगर 2 मोनोसैकेराइड्स रिलीज होते हैं तो उसको हम बोल देंगे डाइसैकेराइड्स, और अगर 3 रिलीज होते हैं तो ट्राइसैकेराइड्स, 4 रिलीज होते हैं तो टेट्रासैकेराइड्स। ऐसे फर्दर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे अगर मैं डाइसैकेराइड्स का एक एग्जांपल लूँ तो सुक्रोज, और सुक्रोज को अगर हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले भी, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। ओके, ट्राइसैकेराइड्स में रेफिनोज, रेफिनोज को अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओलिगोसैकेराइड्स समझ आ गया, ऐसे सैकेराइड्स जिनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो 2 से लेकर के 10 यूनिट तक मोनोसैकेराइड्स बन जाएं, तो उसको हम ओलिगोसैकेराइड्स बोलेंगे। इज इट क्लियर? समझ आ गया सभी को? अब पॉलीसैकेराइड्स, ऐसे सैकेराइड्स जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स अगर हमको मिलते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। जैसे एग्जांपल में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम, ये सारे क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है पॉलीमर्स हैं तो एन नंबर ऑफ मोनोमर्स से मिलकर के बने होंगे, तो बहुत सारे मोनोमर्स इससे रिलीज होते हैं, और मोनोमर क्या होते हैं इसमें, मोनोसैकेराइड्स। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा पॉलीसैकेराइड्स। अब एक टॉपिक आता है शुगर एंड नॉन शुगर का। तो देखिए जितने भी मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो सारे के सारे शुगर होते हैं, ठीक है। और शुगर की खास बात क्या होती है कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, स्वीट टू टेस्ट होते हैं, मतलब टेस्ट में मीठे होते हैं। इज इट क्लियर? इनको हम शुगर बोलते हैं। और बेसिकली आपको कैसे पहचानना है, ओलिगोसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स ये क्या होंगे, शुगर्स होंगे, और पॉलीसैकेराइड्स नॉन शुगर होते हैं, मतलब ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं, ठीक है, टेस्टलेस होते हैं। बोलो क्लियर हुआ? और एमॉर्फस और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इज इट क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं नॉन शुगर। ओके, आगे डिस्कस करते हैं।
रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए, अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है फ्री फॉर्म में, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है फ्री फॉर्म में, या ये हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल के फॉर्म में प्रेजेंट है। हेमी एसिटल और हेमी कीटल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो हेमी एसिटल और हेमी कीटल के फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो उनको बेसिकली हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, ठीक है। और ये सारी शुगर फेलिंग सोल्यूशन को या टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फेलिंग सोल्यूशन या टॉलन रिएजेंट जिसको ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है। तो एल्डिहाइड, कीटोन, हेमी एसिटल और हेमी कीटल, ठीक है। अच्छा, हम स्टार्टिंग में बहुत पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कीटोन को फेलिंग सोल्यूशन और टॉलन रिएजेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी के केस में थोड़ा अलग होता है। एक्चुअली बेसिक मीडियम में ये टॉटमरिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो अपने टॉटमर बनाने के बाद ये कीटोन भी एल्डिहाइड बन जाता है। दैट्स वाई इस केस में, पॉलीहाइड्रोक्सी के केस में, कीटोन भी टॉलन रिएजेंट या फिर फेलिंग सोल्यूशन से ऑक्सीडाइज हो जाता है। इज इट क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। तो हमें किसी भी कंपाउंड में, जैसे मैंने अभी आपको देखना बता दिया कि किसी कंपाउंड में हम हेमी एसिटल या हेमी कीटल कैसे देखते हैं, तो बस आपको हेमी एसिटल, हेमी कीटल, एल्डिहाइड एंड कीटोन चेक करना है। अगर आपने चेक कर लिया कि ये चार प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये शुगर क्या है? रिड्यूसिंग है। और देखा जाए तो सभी के सभी मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, और ऑल डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, जो सुक्रोज होता है ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है, ठीक है। अभी जब हम बनाएंगे सुक्रोज तो देखेंगे कि उसमें हेमी एसिटल या हेमी कीटल प्रेजेंट नहीं होता है। इज इट क्लियर? और जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो बेटा सभी को समझ आ गया कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स क्या होती हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ तक तो चीज़ें क्लासिफिकेशन की हो गई। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमें डिस्कस करना पड़ता है वो मोनोसैकेराइड्स को डिस्कस करना होता है। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? तो मोनोसैकेराइड्स आपको मैंने बता दिया कि फर्दर जिनको हम हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। बोलो क्लियर हुआ? लेकिन अब मोनोसैकेराइड्स को भी हम आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं। कैसे क्लासीफाई करेंगे? जैसे आपको पता है कि मोनोसैकेराइड्स का अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं, ये होता है CnH2O का होल n, जहाँ पर n जो है वो 3 से लेकर के 9 तक हो सकता है, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो इसको हम बोल देंगे ट्रायोज, और अगर n की वैल्यू 4 है तो इसको हम बोल देंगे टेट्रोज, और अगर n की वैल्यू 5 है तो इसको हम बोल देंगे पेंटोज, और अगर n की वैल्यू 6 है तो इसको हम बोल देंगे हेक्सोज, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम बोलते चले जाएंगे। अब अगर मान लीजिए ये एल्डिहाइड है, ठीक है, मान लो ये एल्डिहाइड का पार्ट है या कीटोन का पार्ट है, तो अगर ये एल्डिहाइड का पार्ट है तो इसको हम बोल देंगे एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज। बोलो क्लियर हुआ? और अगर ये कीटोन का पार्ट है तो हम इसको क्या बोल देंगे? कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब फर्दर हम मोनोसैकेराइड्स को कैसे पहचानेंगे, स्ट्रक्चर देख करके कैसे पहचानेंगे, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो एक बेसिक सा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम इंटर करने वाले हैं, जिसमें हम मोनोसैकेराइड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बोलो क्लियर हुआ सभी को? और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख करके बता देंगे कि इसका नाम क्या है।
बोलो क्लियर हुआ। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो CHO, CH2OH, OHH, OHH, इस साइड हम लगा देते हैं एक HOH एंड OHH। ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। और इसमें अगर आप देखें तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है और एल्डिहाइड है। तो क्या हम इसको क्या बोल सकते हैं जनरल फॉर्म में, इसको हम बोल सकते हैं एल्डो हेक्सोस। इज इट क्लियर, एल्डो हेक्सोस। अब देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें 4 कार्बन ऐसे हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं। देखिए इसके 4 कार्बन ऐसे हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं और इन 4 कार्बन में अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इस पूरे मॉलिक्यूल में कहीं पर भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो अगर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्लूकोज जैसे कितने इसके स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 4 कायरल कार्बन है तो 2 की पावर 4 अगर हम रख दें, और ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है इसलिए 2 की पावर 4 अगर हम रख दें तो ये आ जाएगा 16। मतलब 16 ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिनका फॉर्मूला C6H12O6 होगा, लेकिन स्पेस में डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी। इनफैक्ट उनके नाम भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ठीक है, और उनमें डिफरेंस कहाँ पर आएगा, डिफरेंस आएगा इन OH को कहीं इस साइड लगा दो, कहीं पर OH को इस साइड लगा दो, H को इस साइड लगा दो। ठीक है, इस तरीके से हम 16 कॉम्बिनेशन को पढ़ने वाले हैं। और बिलीव मी, अगर जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ अगर इसको आप अगर पढ़ लेंगे तो इसके बाद 16 में से कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा, आप 1 सेकंड में उसका नाम बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं सबसे पहले बात करूं एल्डो ट्राइओस की, एल्डो ट्राइओस। ठीक है, जेई मेंस और एडवांस के लिए भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर देखा जाए तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और आपसे नाम पूछा जाता है कि इसका नाम बताइए। ये कई बार नाम दे दिया जाता है और आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम सीख लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एल्डो ट्राइओस की। तो देखिए CHO, CH2OH, OHH। अच्छा, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए इसमें ये एक कायरल कार्बन है। ठीक है, और इस कायरल कार्बन की अगर हम बात करें तो इसमें OH राइट साइड लगा हुआ है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप से, जैसे यहाँ पर क्या है CHO, मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो कायरल कार्बन है, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस पर कायरल कार्बन ये है, अगर उसमें OH राइट साइड लगा हुआ है तो ये कैपिटल D कन्फर्मर होगा, और अगर OH लेफ्ट साइड लगा हुआ है तो ये कैपिटल L कन्फर्मर होगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, समझ आ गई बात। OH अगर राइट साइड लगा है तो D, और OH अगर लेफ्ट साइड लगा है तो L। लेकिन कौन सा OH, क्योंकि ये तो पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो अनसिमेट्रिकल कार्बन है या कायरल कार्बन है उससे जुड़ा हुआ जो OH होगा। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल D या कैपिटल L कन्फर्मर इस तरीके से हम पहचान लेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कौन सा कन्फर्मर है तो आप सीधे बोलेंगे कि सर CHO से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो कायरल कार्बन है, दिस वन इज कायरल कार्बन,
उसमें ओ एच राइट साइड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये डी कन्फर्मर है। और एल्डो ट्राइओस क्यों बोला हमने, क्योंकि 3 कार्बन है और ये एल्डिहाइड है और इसका नाम होता है ग्लिसरल्डिहाइड। बोलो क्लियर हुआ। और इसको हमने डी ग्लिसरल्डिहाइड क्यों बोला, अभी अभी हमने सीखा। अब देखिए, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा मेथड सिर्फ और सिर्फ डी कन्फर्मर के लिए है। हम एल कन्फर्मर के लिए इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको डी आ गया तो एल अपने आप बन जाएगा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो देखिए, डी ग्लिसरल्डिहाइड को अगर हम आगे फर्दर क्लासीफाई करें, मतलब क्लासीफाई नहीं, अगर मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूं तो एल्डो ट्रायोस से ही हम एल्डो टेट्रोस बनाएंगे, ठीक है। एल्डो टेट्रोस, ठीक। तो देखिए, एल्डो ट्रायोस से एल्डो टेट्रोस बनाना है तो पूरा का पूरा जो एल्डो ट्रायोस है उसको कॉपी कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। हमने इस तरीके से कॉपी कर लिया, इसको एज इट इज कॉपी करना है। यहाँ पर भी कॉपी कर लिया, लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखिए यहाँ पर कि अभी 3 ही कार्बन है, हमें चौथा कार्बन लगाना है। तो जो चौथे कार्बन, जो मैंने फर्स्ट साइड लिखा हुआ है, फर्स्ट साइड मतलब अगर मैं बात करूँ लेफ़्ट साइड लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड में ओ एच अगर हम राइट साइड लगा दें और एच हम लेफ़्ट साइड लगा दें, ठीक है। और जो हमने राइट साइड लिखा है उसमें ओ एच लेफ़्ट साइड लगा दें और एच राइट साइड लगा दें। क्लियर हुआ। मतलब जो पहले लिखा है उसमें ओ एच राइट साइड, जो बाद में लिखा है उसमें ओ एच लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अगर हम राइट साइड ओ एच लगाते हैं तो इसको हम बोलेंगे एराइथ्रोज। इज इट क्लियर। और अगर हम लेफ्ट साइड ओ एच लगाते हैं तो इसको हम बोलेंगे थ्रियोज। और एराइथ्रोज और थ्रियोज क्लासिफिकेशन आप जानते हैं कि कोई भी सेम ग्रुप अगर सेम साइड लगे हों, ठीक है, जैसे ये एच है तो एच और एच सेम साइड लगे हैं तो क्या हो गया, एराइथ्रोज। और एच और एच ये डिफरेंट साइड लगे हैं तो ये क्या हो गया, थ्रियोज। इज इट क्लियर। तो ये तो बेसिक क्लासिफिकेशन पहले भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो एराइथ्रोज एंड थ्रियोज समझ आ गया। अब बताइए ये डी है या एल है। तो हमने जब डी ग्लिसरल्डिहाइड से ही बनाया है तो सारे के सारे क्या होंगे, डी ही होंगे। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं कि CHO से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो कायरल कार्बन है कौन सा है, CHO से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर कायरल कार्बन है ये वाला, इसमें अगर आप चेक करेंगे तो OH राइट साइड है, इसका मतलब ये क्या है, डी है। तो डी एराइथ्रोज हम बोल सकते हैं इसको। बोलो क्लियर हुआ। इसी तरीके से ये क्या है, डी थ्रियोज है, ठीक। अब इसमें अगर मैं आगे आपसे बोलूं कि इसमें एल्डो पेंटोज बनाना है, एल्डो पेंटोज, तो डी एराइथ्रोज से हम 2 एल्डो पेंटोज बनाएंगे और डी थ्रियोज से हम एल्डो पेंटोज बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर हमने एराइथ्रोज और थ्रियोज बनाया था विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। इज इट क्लियर। तो हमें क्या करना है, पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, ठीक, पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। तो देखिए, अगर एराइथ्रोज से हम बना रहे हैं तो पूरा एराइथ्रोज को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, CH2OH OHH एंड OHH। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, OHH और इस साइड भी OHH। अब क्या करें, जो फर्स्ट साइड लिखा हुआ है
उसमें जो पहले लिखा हुआ है उसमें OH राइट साइड, ठीक है। जो बाद में लिखा गया है उसमें OH लेफ्ट साइड, ठीक है। क्लियर हुआ? इसको हम बोलते हैं राइबोज और इसको हम बोलेंगे एराबिनोज, ठीक है। नेम धीरे धीरे याद करेंगे। और अच्छा, ये क्या है? डी राइबोज है और ये भी क्या है? डी एराबिनोज। क्यों? वही सिंपल सा रूल कि OS से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाइए जहाँ पर कायरल कार्बन है, उसमें OH अगर राइट साइड है तो D और अगर लेफ्ट साइड है तो L, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं 3 O's को। तो 3 O's को कॉपी करते हैं, CHO CH2OH OHH HOH, ठीक है। देख लीजिए और इधर भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, CH2OH OHH HNOH। और अगर पहले जो लिखा है उसमें राइट साइड OH, बाद में जो रखा है उसको लेफ्ट साइड OH, ठीक है। और इनका नाम होगा डी जाइलोज और इसका नाम होगा डी लाइसोज, ठीक है। अब जैसे हमने इसको बनाया डी राइबोज, एराबिनोज, जाइलोज एंड लाइसोज, उसी तरीके से राइबोज से हम 2 बनाएंगे, एराबिनोज से 2 बनाएंगे, जाइलोज से 2 बनाएंगे, लाइसोज से 2 बनाएंगे। तो बेसिकली कितने बन जाएंगे? 4 से 8 बन जाएंगे, ठीक है। तो 8 बनाते हैं इनको। तो देखिए इसमें 8 बनाएंगे ऐसे, तो एक एक करके हमें कॉपी पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो जैसे मैं पहले राइबोज को 2 बार कॉपी करता हूँ, तो देखिए मैं तो अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इस वजह से मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली हमें इसको 2 बार कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हम उसी तरीके से बनाना शुरू करते हैं। जैसे मैंने जो पहले लिखा है उसमें OH राइट साइड लिखते हैं, ठीक है। जो बाद में लिखा है उसमें OH लेफ्ट साइड रखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो OH राइट साइड, H लेफ्ट साइड, ठीक है। OH लेफ्ट साइड, H राइट साइड, ठीक है। अब इसमें देखिए जाइलोज के 2 पार्ट हैं, तो जाइलोज में पहला जो होगा उसमें OH राइट साइड, H लेफ्ट साइड। इसी तरीके से जाइलोज का जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें H राइट साइड और OH लेफ्ट साइड। इसी तरीके से लाइसोज की बात करें तो पहले OH राइट साइड और बाद वाले में H राइट साइड। इज इट क्लियर? और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सारे क्या बन चुके हैं? हेक्सोज बन चुके हैं। तो ये सारे क्या हैं? कॉमनली हम इनको क्या बोलेंगे? एल्डो हेक्सोज, ठीक है। लेकिन अब इनके नाम होंगे, और ये सारे के सारे कन्फर्मर अगर आप देखें, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो CHO है उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो कायरल कार्बन है, ये वाला कायरल कार्बन, इसमें OH राइट साइड है और इसमें सभी में देखिए OH क्या है? राइट साइड है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? डी कन्फर्मर है। और डी बनेंगे ही क्योंकि हमने सारे के सारे कहाँ से बनाना शुरू करे हैं? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये सारे के सारे
जो स्ट्रक्चर हैं ये 8 स्ट्रक्चर हैं, और हमने देखा था टोटल कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 16। ठीक है, तो 8 ये हैं और 8 इनके मिरर इमेज हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 16। और अगर आप मिरर इमेज की बात करेंगे तो मिरर इमेज में जैसे अगर मैं ये जो ग्लूकोज बना हुआ है इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मिरर लिखेंगे लगाएंगे तो इसमें जो ओ एच है, जितने ओ एच राइट साइड हैं वो सारे ओ एच लेफ्ट साइड हो जाएंगे, जो लेफ्ट साइड हैं वो राइट साइड हो जाएंगे। इसका मतलब जितने भी डी कन्फर्मर हैं उन सभी के मिरर इमेज एल कन्फर्मर होंगे, कैपिटल एल कन्फर्मर। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल डी और स्मॉल एल की बात नहीं की जा रही है। हम ये देख करके स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये स्मॉल एल है या स्मॉल डी है। ठीक है, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लेवोरोटेटरी है, ये हम देख के नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन हाँ कैपिटल डी और कैपिटल एल देख करके बता सकते हैं। तो अगर हमें कैपिटल डी देखना आ गया, ठीक है, तो उसका मिरर इमेज हम बना लेंगे और हमें कैपिटल एल देखना आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, समझ आ गई बात? ठीक, तो इनके अब हम नाम लिखते हैं, एक एक बार देख लेते हैं। जैसे राइबोज, राइबोज के 2 पार्ट होते हैं, एलोज और एल्ट्रोज। ठीक, समझ आ गई बात? और ये दोनों क्या हैं, डी हैं, डी एलोज और डी एल्ट्रोज। इसी तरीके से एराबिनोज के 2 पार्ट होते हैं, एक होगा कैपिटल डी ग्लूकोज और कैपिटल डी मैनोज। ठीक, ऐसे ही डी ग्लूकोज, जाइलोज के 2 पार्ट, ग्लूकोज एंड आइडोज। ठीक, इसी तरीके से लाइसोज के 2 पार्ट, डी गैलेक्टोज और डी टेलोज। एक बार मैं इनको फिर से यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ। बेसिकली आपको नाम ही याद रखने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर तो आपको बनाना आ गया। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं नाम आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे ग्लिसरल्डिहाइड के 2 पार्ट हमने पढ़े थे, सभी मेरे साथ रिवाइज भी करते जाना और रिपीट करते जाना। एराइथ्रोज एंड थ्रियोज, और एराइथ्रोज के 2 पार्ट पढ़े थे, राइबोज एराबिनोज। थ्रियोज के 2 पार्ट पढ़े थे, जाइलोज एंड लाइसोज। ठीक है, इस तरीके से राइबोज के 2 पार्ट पढ़े थे हमने, एलोज एल्ट्रोज। एराबिनोज के 2 पार्ट पढ़े थे, ग्लूकोज मैनोज। जाइलोज से 2 बने थे, ग्लूकोज आइडोज। लाइसोज से 2 बने थे, गैलेक्टोज टेलोज। तो इस तरीके से हमको ये सीरीज पूरी याद रखनी है। अगर हमको ये नाम याद हो जाएंगे तो देखिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर उससे आप आसानी से नाम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किसका स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको अभी सिखाता हूँ। ठीक है, एक बार इसको आप रिवाइज कर लेना। चलिए मैं आपको एक किसी स्ट्रक्चर का नाम कैसे आइडेंटिफाई करें या किसी नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, ये मैं दोनों आपको सिखाता हूँ। और ये जो मैं मेथड सिखा रहा हूँ वो कैपिटल डी कन्फर्मर के लिए है। ठीक है, कैपिटल एल के लिए नहीं है। कैपिटल एल के लिए नाम लिखना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। जैसे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, CHO, CH2OH, OH, H,
OH H H OH H OH। तो देखिए आपको करना क्या है, जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे तो पहले तो आपको ये देखना है कि ये ट्राइओज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, मतलब हेक्सोस है। ठीक है, और हेक्सोस है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है उसको हमें टॉप में रखना है। ठीक है, नहीं है तो जितने भी पॉसिबल रोटेशन है उन पॉसिबल रोटेशन को कर करके CHO को हमें ऊपर ही लाना है, टॉप में। ठीक है, और टॉप से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो कायरल कार्बन है वहां तक पहुंचना है। और उससे अगर आप देखेंगे तो ये अगर OH राइट साइड लगा है इसका मतलब ये D है। ठीक है, और हम ये जो सीरीज मैंने बनाई है आपके सामने, ठीक है, इस सीरीज में हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और इस स्ट्रक्चर में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर, जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर कायरल कार्बन है वहां पर OH राइट साइड है, इसका मतलब हम पहुंच गए हैं अभी डी ग्लिसरल्डिहाइड पर। इज इट क्लियर? चलिए इससे ऊपर वाले कार्बन पे जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाले कार्बन पर गए तो फिर से OH राइट साइड मिला। तो बताइए डी ग्लिसरल्डिहाइड का जब हम दो बनाए थे, दो क्लासिफिकेशन किया था, थ्रीओज एंड इराइथ्रोज एंड थ्रीओज। तो एराइथ्रोज जो हमने ग्लिसरल्डिहाइड में दो क्लासिफिकेशन किए थे, एराइथ्रोज एंड थ्रीओज। तो एराइथ्रोज में OH राइट साइड लगाया था और थ्रीओज में लेफ्ट साइड लगाया था। तो बताइए अब ये क्या है, एराइथ्रोज। कहाँ तक पहुँच गए हम, एराइथ्रोज तक। अब एराइथ्रोज से आगे जाएंगे तो फिर राइट साइड हमको H मिल रहा है, इसका मतलब एराइथ्रोज का सेकेंड पार्ट वो क्या है, एराबिनोज। इज इट क्लियर? देखिए एराबिनोज पर पहुंच गए। ठीक है, अब एराबिनोज से अब आगे जाएंगे अगले वाले कार्बन पर, तो फिर से H क्या है, H जो है हमारा राइट साइड लगा, इसका मतलब सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, तो एराबिनोज का सेकेंड पार्ट मैनोज। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये बना हुआ है डी मैनोज का। इज इट क्लियर? देख लीजिए, अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपके सामने मैंने डी मैनोज बनाया हुआ है। ये देखिए, ये है अपना डी मैनोज और बिल्कुल सेम टू सेम ये बना हुआ है डी मैनोज। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं और आपको समझाता हूँ। मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ ब्लाइंडली, मुझे पता नहीं कि कौन सा स्ट्रक्चर है, और फिर हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमने किसका स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि CHO यहाँ पर टॉप में है और ये मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर कायरल कार्बन है उसमें OH राइट साइड लगा है, इसका मतलब ये क्या है, D कन्फर्मर है। और मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में नीचे से ऊपर की तरफ, और जो मैंने सीरीज लिखवाई हुई है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, और डी ग्लिसरल्डिहाइड से हम ऊपर गए तो डी ग्लिसरल्डिहाइड का सेकेंड पार्ट, क्योंकि H जो है यहाँ पर राइट साइड लगा है तो इसका सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, थ्रीओज। पहला पार्ट एराइथ्रोज है, दूसरा हो गया थ्रीओज। ठीक है, अब गए अगले कार्बन पर ऊपर की तरफ, तो फिर से हमको थ्रीओज का सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट है जाइलोस, सेकेंड पार्ट क्या है, लाइसोस। तो हम पहुंच गए हैं लाइसोस तक। ठीक है, अब फिर से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये OH मिल गया हमें राइट साइड, मतलब लाइसोस का फर्स्ट पार्ट, और लाइसोस का फर्स्ट पार्ट क्या है, गैलेक्टोज। ठीक है, इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, डी
गैलेक्टोज। ठीक है, समझ आ गई बात? ओके, अब सपोज दैट एक स्ट्रक्चर में और आपको बनाता हूँ, जैसे CHO है, CH2OH, OHH, 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 HOH। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये किसका स्ट्रक्चर है, तो आप सबसे पहले जो मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है CHO, उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो प्रेजेंट कायरल कार्बन है उसमें जाएंगे और देखेंगे तो OH क्या है, ये लेफ्ट साइड बना हुआ है, और OH अगर लेफ्ट साइड है इसका मतलब ये क्या है, L कन्फर्मर है। और कभी भी अगर आपको L कन्फर्मर का आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये किसका है, तो सबसे पहले इसका D कन्फर्मर बनाएंगे और इसका मिरर इमेज बनाएंगे। तो हमने क्या किया, एक मिरर इमेज बनाया इसका, ये बनाया CHO, CH2OH, HOH, HOH, OHH एंड HOH। तो मिरर इमेज में जो नज़दीक होता है वो नज़दीक हो जाएगा, जो दूर होता है वो दूर हो जाएगा। अब ये D बन गया देखिए, और D का आइडेंटिफिकेशन हमने पहले सीख रखा है। तो CHO से मैक्सिमम डिस्टेंस पर गए, देखिए D मिल गया आपको। ठीक है, तो D ग्लिसरॉल्डिहाइड तक पहुंच गए। अब D ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो फर्स्ट पार्ट है एराइथ्रोज में पहुंच गए। एराइथ्रोज का जो सेकेंड पार्ट है एराबिनोज पर पहुंच गए। एराबिनोज का जो फर्स्ट पार्ट है ग्लूकोज पर पहुंच गए। इसका मतलब अगर ये डी ग्लूकोज है तो 100% ये क्या होगा, एल ग्लूकोज होगा। इज इट क्लियर? तो कभी भी कैपिटल एल का अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना हो नाम का, तो हम डायरेक्टली ना करें। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसका मिरर इमेज का कर लीजिए और फिर मिरर इमेज के थ्रू हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स का आइडेंटिफिकेशन हम इस सीरीज़ के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।